नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके मुद्दे देख रहे हैं आप और साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल से रिहा हो गए हैं। शराब घोटाले में आरोपी लखमा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। इधर लखमा को बेल मिलने से प्रदेश में सियासी खेल भी अब शुरू हो गया है। कांग्रेस ने लखमा को शराब घोटाले में फंसाने की बीजेपी की साजिश बताई, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के सरताज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। अब लखमा को तो बलि का बकरा बनाया गया। इस मामले में जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 379 दिन बाद लखमा की जेल से रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ने दी है अंतरिम जमानत। लखमा को रहना होगा छत्तीसगढ़ से बाहर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की रायपुर के सेंट्रल जेल से रिहाई हो गई है। जेल से बाहर निकलने पर परिजनों और समर्थकों ने लखमा का स्वागत किया। कई कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। मेरे को इतना दिन के बाद एक गरीब आदिवासी, बस्तर का आवाज, बस्तर का जंगल जमीन के बारे में बात उठाने वाला आदमी, मैं 1 साल से अंदर था, इसलिए इस देश का न्यायपालिका को पुनः मैं बधाई देता हूं। बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में करीब 2.5 घंटे की सुनवाई के बाद कवासी लखमा को ईडी और आर्थिक अपराध शाखा से जुड़े मामलों में अंतरिम जमानत मिली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तों पर लखमा को अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लखमा को निर्देश दिया है कि उन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा। हालांकि कोर्ट में पेशी के दौरान वे छत्तीसगढ़ आ सकेंगे। कवासी लखमा को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर संबंधित पुलिस थाने में दर्ज कराना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के दौरान करीब 3 साल तक शराब घोटाला चला। इस दौरान शराब सिंडिकेट से जुड़े नेता, कारोबारी और अधिकारियों ने मोटा माल कमाया। बीजेपी का आरोप है कि शराब घोटाला मामले में सिंडिकेट का किंग कोई और था और आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाया गया। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। श्री कवासी लखमा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक को अंततः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। आज एक बार फिर सत्य की जीत हुई है और यह साबित हुआ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। कवासी लखमा को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर षड्यंत्रपूर्वक कथित शराब घोटाले में फंसाया है। एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे राजनीतिक विद्वेष के वश बंद करके रखा गया था। सत्य सत्य का परीक्षण शेष है। मैं उनको जमानत न्यायालय ने दिया है, वो अपने न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करें, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु मुझे ये कहना है कि जो लिकर स्कैम हुआ था छत्तीसगढ़ में, जो भ्रष्टाचार के सरताज थे भूपेश बघेल, उन्होंने लिकर स्कैम किया, कोल स्कैम किया, बीएमएफ स्कैम किया और जाने क्या क्या किया, जिसको छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। उस विषय पर तथ्य हैं और उन तथ्यों की जांच एजेंसियां कर रही हैं। समय से इस बात का निर्णय होगा। कवासी लखमा जी को बलि का बकरा बनाया गया है, फंसाया गया है और षड्यंत्र पूर्वक इनके द्वारा फंसाया गया। बता दें कि शराब घोटाला मामले में ईडी ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने रिमांड पर लखमा से 7 दिन पूछताछ भी की थी। कवासी लखमा को रायपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। कवासी लखमा पर आरोप है कि वो शराब सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे। लखमा के निर्देश पर ही सिंडिकेट काम करता था। लखमा से शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी। लखमा ने ही शराब नीति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लखमा के इशारे पर ही छत्तीसगढ़ में FL10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। लखमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लेकिन आबकारी मंत्री रहते हुए लखमा ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया।
छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ से ज्यादा के हुए शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है। 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई थी और जांच में देरी पर नाराजगी भी जताई थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच अभी जारी है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, इस पूरे मामले की जांच तो चल रही है, लेकिन रिहाई पर अब जो है इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। ऐसे में कुछ सवाल है न्यूज स्टेट के, जिसमें से पहला सवाल तो यही है कि कवासी लखमा को बेल, शुरू हो गया सियासी खेल, क्योंकि सियासी गलियारों में इसे लेकर अब बयानबाजी हो रही है। अगला सवाल ये कि शराब घोटाले में लखमा बली का बकरा, तो असली खिलाड़ी कौन है? चैतन्य के बाद कवासी लखमा की रिहाई, अब सियासी लड़ाई। एक और सवाल कि ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच में कहां हुई चूक, कैसे मिली जमानत? और एक और महत्वपूर्ण सवाल कि लखमा नहीं तो कौन है शराब सिंडिकेट का मास्टरमाइंड? और इन सभी सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे आज की इस खास चर्चा में। और इसी को लेकर तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा देती हूँ। जयंत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं। शोभना पाठक जी एडवोकेट, जबलपुर हाईकोर्ट के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही प्रवीण साहू जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। शिल्पा देवांगन जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल शिल्पा देवांगन जी आपसे ही मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए एक खुशी का दिन भी आज है और कवासी लखमा के लिए भी खुशी का दिन है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय उन्होंने जेल में बिताया इस पूरे मामले में। लेकिन अब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि भाई वो तो बली का बकरा है, भ्रष्टाचार के सरताज तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। मेरे सभी साथी पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार, अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। देखिए, आज बड़े हर्ष का विषय है और न्यायपालिका पर हमको भरोसा है। और एक बार मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहूंगी कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता है। आप देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, वो एक परत दर परत हमारे सामने और जनता के सामने आता जा रहा है। जमानत मिली है, जमानत मिलना इस बात का संकेत है, निश्चित रूप से जांच हो रही है। जमानत मिलना इस बात का संकेत होता है कि शुरुआती आरोपों में ठोस आधार की कहीं न कहीं कमी है। मेरे साथ इस पैनल में जानकार लोग बैठे हुए हैं, परंतु न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा हम सबको है, पूरी जनता को है, हर किसी को है। और ये एक बीजेपी का परसेप्शन है कि ऐसी बयानबाजी करते हैं कि कोई और है। पहले तो षड्यंत्र की राजनीति करते हैं ये लोग, द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं। पर शिल्पा जी, ठीक है, आप जवाब दे रही हैं, मैं समझ रही हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल तो ये है, देखिए मेन मुद्दा क्या है, भ्रष्टाचार तो हुआ है। अब उसमें कवासी लखमा है या नहीं है, कोई और है या नहीं, लेकिन हुआ तो कांग्रेस की सरकार में ही, इतना तो तय है। देखिए ज्योति जी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। कन्विक्शन रेट जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का बहुत कम है, कुछ पॉइंट्स में है, तो आगे आने वाली जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम तो चाहते हैं ये जो सियासी षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी में देखा गया है, तो ये कानूनी प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको स्पष्ट तौर से नजर आ जाएगा, पारदर्शी तौर से नजर आ जाएगा कि ये आरोप कितने सही और कितने गलत हैं। अच्छा, सवाल तो शिल्पा जी यहाँ भी उठ रहे हैं, सुनिए, सवाल तो यहां भी उठ रहे हैं कि भाई अभी 1 महीने पहले जब भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिहाई होती है तो उसमें नेता प्रतिपक्ष पहुंचते हैं, उन्हें लेने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री गाड़ी चलाकर पहुंचते हैं, तमाम और बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं। लेकिन जब आज उनकी रिहाई होती है कवासी लखमा की, तो एक भी बड़ा चेहरा वहां पर नजर नहीं आता है। देखिए, वहां बड़े शहरों में तो जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मैं आप वीडियो फुटेज देख रही थी, कई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें जिस तरीके से उत्साह दिख रहा है, मैं वीडियो फुटेज नहीं, उत्साह है, एक आधों का नाम बताइए जो आपको लगा हो कि पहुंचे हो, क्योंकि इसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि भाई अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर बताएं ना कि कोई बड़े नेता पहुंचे हैं क्या। देखिए, ये सवाल उठाना परसेप्शन की राजनीति है, ध्यान भटकाने की कोशिश है, आरोप गलत सिद्ध हो रहे हैं। ठीक
चलिए ठीक है, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस भी है, ओपनिंग रिमार्क मैंने आपसे ले लिया है, मैं लौटूंगी आपके पास, थोड़ा आवाज भी आपकी कट रही है। प्रवीण साहू जी, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आप जुड़े, तो आपने सुना होगा शिल्पा जी को जो बातें उन्होंने कही, वो पूरे तौर पर इस मामले को बीजेपी की षड्यंत्र की राजनीति बताती हैं और वगैरह वगैरह, जो अभी तक आरोप लगते हुए आए हैं। क्या कह रहे हैं, जबकि डिप्टी सीएम तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई उनको तो बलि का बकरा बनाया गया। कैसे बनाया गया, जरा आप समझाएं। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम, जिनके पायलट को भी नमस्कार प्रणाम। देखिए ज्योति जी, निश्चित रूप से जनता भी जानती है और पूरा देश जानता है कि कहीं ना कहीं आदरणीय कवासी लखमा जी को बलि का बकरा यथार्थ रूप से बनाया गया। कवासी लखमा जी का स्टेटमेंट है कि उन्हें पता नहीं किस डॉक्यूमेंट पर साइन करना है, केवल अधिकारी को कहने पर वो साइन कर देते थे। तो निश्चित रूप से जनता जानती है कि भोले भाले आदिवासी चेहरे को इस प्रकार भूपेश बघेल जी और आला कमान के माध्यम से कहीं ना कहीं कंधे के माध्यम से उपयोग किया और उनके कंधे पर रखकर भूपेश बघेल जी ने भ्रष्टाचार की जो है बंदूक चलाई और इस प्रदेश में लगभग 2100 करोड़ का घोटाला किया। और देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा उनका उत्तर नहीं मिला और कहीं ना कहीं जो प्रश्न के उत्तर ना देने से कहीं ना कहीं प्रश्न का उत्तर बाकी लोग को स्पष्ट हो रहा है कि जैसे बिट्टू बघेल, चैतन्य बघेल जी के रिहाई पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वयं गाड़ी चलाकर आते थे, आज कवासी लखमा जी जेल से बाहर आए, लेकिन प्रादेशिक स्तर का एक भी नेता नहीं है। ना प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी है, ना नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी है, ना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, ना अगर हम बात करें सांसद साहू जी, राकेश सिंहदेव जी। प्रदेश स्तर का कोई भी नेता इनके साथ नहीं है, क्योंकि जनता जानती है और नेता कांग्रेस नेता स्वयं जानते हैं कि निश्चित रूप से इनके कंधे पर रखे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बंदूक चला रहे थे। और देखिए, निश्चित रूप से सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये वास्तविकता है। लेकिन वर्तमान में हम कहें तो सत्य की परीक्षण हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको दोष मुक्त साबित नहीं किया है। ये तो हम कहें तो खोखले दावे। बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता कि भाई दोष मुक्त है तो एक बार में इनका केस रद्द कर दिया जाता, लेकिन केस को रद्द नहीं किया गया। निश्चित रूप से ये बेल पर है, लेकिन कांग्रेसी को कौन बताए कि बेल पर होना का मतलब दोष मुक्त नहीं होना है। आपका ट्रायल अभी भी है। और देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कवासी लखमा जी को इस प्रदेश में कहीं ना कहीं रहने की अनुमति नहीं है, यदि कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़कर वो प्रदेश में नहीं रह सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी इस अपराध में संलिप्तता है। लेकिन प्रदेश यह भी जान रहा है कि देखिए उनकी संलिप्तता है, लेकिन सिंडिकेट बनाने में अगर कहीं ना कहीं दबाव भूपेश बघेल जी का था। आदरणीय ज्योति जी, कांग्रेस के कार्यकाल में आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया। FL10 और टेली लाइसेंस पर कहीं ना कहीं नया नीति लाया गया, जिसके माध्यम से अपने परिचितों को कहीं ना कहीं जो है आबकारी नीति के माध्यम से नए टेंडर दिलाए गए। और देखिए, महत्वपूर्ण विषय इनके कार्यकाल का मैं आपके चैनल पर हाईलाइट करना चाहता हूँ। इनके कार्यकाल में सरकारी दुकान में 2 काउंटर होते थे, एक वैध काउंटर और एक अवैध काउंटर। तो अवैध काउंटर के माध्यम से लगभग है। लेकिन कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तो अंतरिम जमानत मिल गई है, धीरे धीरे ये पूरा मामला ही झूठा साबित हो जाएगा, यानी धीरे धीरे कुछ मिलेगा ही नहीं, यानी पूरी तरीके से सच्चाई सामने आ जाएगी, ये उनका कहना। मतलब सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, अगर सीधे तौर पर मैं इस बात को समझूं तो। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, समय हमारे पास थोड़ा सीमित होता है, तो और भी मेहमान हैं। शोभना पाठक जी एडवोकेट के तौर पर जुड़ी हुई है, जबलपुर हाई कोर्ट से आप हैं। तो ऐसे में देखिए, महत्वपूर्ण सवाल ये, आपने दोनों को सुना होगा और जो खुशी का माहौल कांग्रेस में है कि भाई सत्य की जीत हो गई, लेकिन इस मामले में आपसे कानूनी दांवपेच समझना चाहेंगे। जितनी खुशी अंतरिम जमानत पर कांग्रेस अभी कर रही है, क्या सच में उनकी मुश्किलें खत्म हो गई हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कहना तो बिल्कुल भी गलत है कि उनकी मुश्किलें खत्म हुई हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विशेष शर्तों के साथ उनको जमानत दी है और ये सिर्फ अंतरिम जमानत है, उनको बरी नहीं किया गया है। और वैसे भी आदेश को चुनौती देना आरोपी की एक प्रक्रियात्मक कार्यवाही, एक अधिकार बोला जा सकता है इसको, कि हर एक नागरिक को ये कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि चाहे वो मंत्री हो या आम नागरिक हो, अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगे हैं तो उसका वो जवाबदेही होगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में आप ये भी देखिए कि जो बहस हुई ऑनरेबल हमारे सूर्यकांत जी और जयमाल बांची जी के द्वारा जो ऑर्डर निकला, उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो उसमें CRPC का 436A के तहत उनको जमानत मिली है कि जब एक विचाराधीन कैदी आधी से ज्यादा सजा काट लेता है, 50% भी अगर जेल में काट लेता है वो, तो वो जमानत का अधिकारी होता है। जैसा कि मैंने केस को पढ़ा था, तो 373 डेज उनके कंप्लीट हो गए हैं, जिसके कारण उनका ये अधिकार था कि वो अंतरिम जमानत को अप्लाई करें। और फिर उनके वकीलों ने उस पर बहस करी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उस राइट के तहत उनको इंटरिम बेल मिली है।
यानी ये कहा जा सकता है कि मुश्किलें पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। एक नहीं। किसी भी मामले में जब आरोपी कोई हो जाता है, कोई आरोप लगते हैं, तो उसमें कुछ उसके अपने अधिकार भी होते हैं, उसी के तहत ही अंतरिम जमानत दी गई है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जयंत वर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत जी, आपने भी इस पूरे मामले को देखा होगा, दोनों तरफ से किस तरीके से बयानबाजियां हो रही है वो भी आपने देखा होगा। आप क्या इस पूरे मामले को लेकर कहना चाहते हैं? बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनके कंधे पर बंदूक चलाई गई है और भ्रष्टाचार के जो सरताज रहे हैं उनकी तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस वाले इसे सत्य की विजय मान रहे हैं। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है। मतलब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो अब ये जो ईओडब्ल्यू है वो तो राज्य सरकार के तहत आती है और जो ईडी है वो केंद्र सरकार के तहत आती है। और कवासी लखमा के बारे में यह है कि वो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, ज्यादा वो उतने पढ़े लिखे भी नहीं है, पर जो भी डिसीजन होता है सरकार का वो कैबिनेट लेती है। और कैबिनेट लेती है, दस्तखत भले ही मंत्री के हों पर वो डिसीजन कैबिनेट का होता है। तो उस समय जो पूरा का पूरा डिसीजन हुआ था वो उस समय की जो भूपेश बघेल की सरकार थी उसने लिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि कवासी लखमा ने यदि 2100 करोड़ इतने करोड़ रुपए का घपला किया तो एक भी रुपया तो उनके यहाँ से निकला नहीं। और ईडी के बारे में अब ये कहा जाता है कि वो अब इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, वो केंद्र सरकार की एक एजेंसी के रूप में काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल हो गए, उधर वो मनीष सिसोदिया हो गए और जैन हो गए, जो वो सब लोगों के बारे में ये कहा गया है कि ईडी ने पॉलिटिकल डिसीजन लेके सब कार्रवाई की थी। तो मुझे लगता है कि अब ईडी की सारी कार्रवाइयां जो हैं वो आम जनता उससे अब उनका विश्वास हट चुका है। और ये भी है कि यदि आपने गलत तरीके से यदि किसी को अरेस्ट कर लिया और यदि ये सिद्ध हो जाता है कि वो जो आरोप थे वो सिद्ध नहीं हुए, तो जो अरेस्टिंग एजेंसी है, जो कार्रवाई करने वाली एजेंसी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, जो भी हों हेड, उनको सबको जेल भेजा जाना चाहिए कि आपने कैसे इससे एक पॉलिटिकल आदमी के साथ ये सब किया। पर भारत में ये सब है नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब जब सरकार बदलेगी तभी असली न्याय होगा। पर ये ईडी की जो कार्रवाइयां हैं वो मुझे लगता है कि वो ये सस्टेनेबल नहीं थी और वो सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाए कि कवासी लखमा इसमें जिम्मेदार हैं और इसके कारण उनको अंतरिम जेल मिली, जैसा कि पाठक जी वो अपनी वरिष्ठ जो एडवोकेट हैं उन्होंने कहा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शिल्पा जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। तो देखिए, अगर हम कानूनी दावपेच के हिसाब से भी चले तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी मुश्किलें पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। लेकिन हाँ, जो किसी आरोपी के ऊपर जो आरोप लगे होते हैं उसके भी कुछ अपने अधिकार होते हैं, उसके तहत उन्हें जमानत जरूर मिल गई है। लेकिन अब यहाँ पर जो सियासत हो रही है, जो बातें सामने आ रही है कि भाई उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है और भ्रष्टाचार के सरताज तो कोई और है, इस पर अब आपकी विपक्षी जो पार्टियां है, बीजेपी है, उनका कहना है कि हम आपके जवाबों से तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है उनकी तरफ से जो कहा गया था कि मेरे सामने जो फाइलें आती थी मैं उसको ऐसे ही साइन कर देता था, उस बात पर कई सारे सस्पेंस अब बन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो निष्पक्ष अपनी राय दी है, ये जनता में जो चर्चाएं हैं, जनता की जो राय है, वो भी इसी तरीके से प्राप्त होती है। हम और आप गंभीर स्तर पर जाते हैं, कार्य करते हैं, तो हमें ये भी मालूम है कि जनता अब संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास खोती जा रही है। एक तो निष्पक्ष बयानबाजी है। ये जो है पॉलिटिकल द्वेषपूर्ण राजनीति, राजनीतिक द्वेषपूर्ण राजनीति का एक हिस्सा बनता नजर आ रहा है। तो हम बार बार यही कह रहे हैं और शुरू से ये कह रहे हैं। आज 373 डेज तक उन्हें जेल पर रखा गया, तो हर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि इतने लंबे समय में आरोप यदि इतने सुदृढ़ थे तो सिद्ध कैसे नहीं हो पाए। जनता पूछ रही है ना।
जो कोर्ट ने ईडी और आईटी को फटकार दी है बीच बीच में अलग अलग मामलों में कि आपके आरोपों में या आपके कार्रवाई में इतना समय क्यों लग रहा है, वो भी सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आता है। और बिल्कुल ये बात है कि जनता तक ये बात मैसेज क्लियर जा रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, परंतु कांग्रेस पार्टी तो और अन्य राजनीतिक दल जिनके साथ भी द्वेषपूर्ण राजनीति हुई है, कार्रवाई हुई है, षड्यंत्र हुआ है, वो ये महसूस भी कर रहे हैं और वो अपनी बात अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं और ये बातें साबित भी कभी जा रही है। सबसे बड़ी बात है। और आज जो ये बलि का बकरा और ये शब्दों का उपयोग किया जा रहा है ना ज्योति जी, ये अब परसेप्शन की राजनीति पर उतर आए हैं। इनको जनता के लिए कार्य करने नहीं है। डबल इंजन की सरकार थी, जनता चाहती थी डबल पावर से कार्य करेगी, परंतु ये तो सिर्फ कांग्रेस के या अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं की छवि खराब करने के लिए, उनका चरित्र करने के लिए ठीक है समय व्यतीत कर रहे हैं। चलिए ठीक है आपका जो कहना है वो मैं समझ गई हूँ, क्या आप कहना चाह रहे हैं, वही भूपेश बघेल भी कह रहे हैं, वही आप भी कर रही हैं। चलिए ठीक है, शोभना जी एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी कहा और हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा, जो 2-3 महीने पहले की बात है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच एजेंसियों को फटकार लगाते हुए कहा गया था कि आप क्या कर रहे हैं, जांच आप कह रहे हैं, लेकिन जांच में क्या सामने आ रहा है आप समझा ही नहीं पा रहे हैं। इस पर भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगी मैं। देखिए, जांच एजेंसियों का काम तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि वो किस हिसाब से उनका काम रहता है, बट ये सारे जो भी इंस्टीट्यूट और जो भी एजेंसियां हैं ये सब न्यायालय के अंतर्गत ही हैं। इनका काम है न्यायालय को रिपोर्ट करना और इसमें इनकी लापरवाही तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि ये इतने सेंसिटिव मामले होते हैं कि एक माइनर सी मिस्टेक भी जो रहती है वो केस का डिसीजन पूरा बदल देती है। मैं रेफरेंस पे बोलना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट का ही 2022 का सत्येंद्र कुमार अंतिल और सीबीआई का जो मामला है उसको आप एक बार रेफरेंस में पढ़ें। इवन कलकत्ता हाई कोर्ट में भी नार्कोटिक्स का जो मामला लगा था सपन मंडल का, उस पे भी आप देखें कार्यवाही में न्यायालय क्या अपनी गति से काम करता है। एजेंसियां जो हैं वो अपनी गति से काम करती हैं। न्यायालय में क्यों देरी हो रही या एजेंसियां क्यों देरी कर रही हैं, ये डिस्कशन का विषय नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, इन माय व्यू, है ना। ये जो ऑर्डर आया है इस ऑर्डर को स्वीकार करिए। एजेंसियां अभी भी अपने कामों पे लगी हुई हैं, वो इसकी पूरी जांच कर रही हैं और जो भी जांच जाएगी वो अंतिम निर्णय जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास भी क्योंकि और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण साहू जी एक बार फिर से आपके पास। तो देखिए, लबो लुबाब अगर इस पूरे मामले में बयानबाजी का कुछ निकलता है तो वो यही निकलता है, कांग्रेस वालों का ये कहना है, यानी कांग्रेस के चाहे प्रवक्ता कहे हम चाहे उनके नेता कहे, कि उनके नेताओं की छवि खराब करने के लिए ये प्रयास पूरे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, भाजपा का कोई ऐसा प्रयास नहीं है। आदरणीय जयंत वर्मा जी ने बहुत अच्छा विषय कहा कि जब भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय पारित होता है तो कैबिनेट की बैठक में पारित होती है। तो निश्चित रूप से आदरणीय लखमा जी ने बार बार कहा है कि अधिकारी जिस भी फाइल में साइन करने को कहते थे वो कर देते थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट के माध्यम से उन्हें विवश किया गया है, आदिवासी नेता को विवश किया कि फाइलों पर साइन करिए। और कहीं ना कहीं कैबिनेट के सरताज जैसा कहे तो भूपेश बघेल जी की रणनीति थी कि किस प्रकार से शराब घोटाला किया जाए। और शोभना जी को मैं निश्चित रूप से बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। निश्चित रूप से उनका एक एक शब्द जो है वो सोच विचारनीय है। तो देखिए कि आदरणीय कवासी लखमा जी अभी भी जो है दोष मुक्त जो साबित नहीं हुए और जो न्यायालयीन प्रक्रिया वो अभी भी चल रही है। तो किस प्रकार से कांग्रेस जैसे मारा है तो वही जाने। लेकिन जब भी जांच में सहयोग करने की बात आती है, कभी जांच में सहयोग किया नहीं, कभी ईडी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हैं, कभी इसी के बाहर प्रदर्शन करते हैं। और तो और देखिए, ये कह रहे थे कि संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप ही ने सीबीआई को ये कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल में प्रदेश में बैन किया था, तो लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर आप प्रश्न उठाते हैं, प्रकार से संविधान की बात को मानते हैं। रही बात देखिए घोटाले की, तो जनता जानती है कि केवल शराब घोटाला ही नहीं और भी बहुत सारे परतें हैं घोटाले की। चाहे अगर हम बात करें तो वो शराब घोटाले के अलावा चाहे वो कोला घोटाला हो, चाहे वो गोठान घोटाला हो, सभी की जांच निष्पक्ष रूप से हो रही है। और देखिए निश्चित रूप से जो भी कोर्ट का निर्णय होगा हम तो निश्चित रूप से मानते हैं। देखिए क्योंकि हमको न्यायालय के जो प्रत्येक जो है निर्णय पर हमको उनका सम्मान हमको करना आता है। इनकी तरह नहीं कि केवल हम जो है केवल धपोसलेबाजी काम करें। रही बात देखिए, फिर से अपनी बात को अगर मैं समराइज करूं तो कैबिनेट का निर्णय होता और कैबिनेट का अगर मुखिया उस समय कोई थे तो भूपेश बघेल जी थे। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में।
देखिए, कवासी लखमा की रिहाई के बाद से अब सियासी बयानबाजियां शुरू होने लगी। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब करने के लिए बीजेपी का षड्यंत्र है। तो फिलहाल आपके मुद्दे में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।